हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में पूजा एकेडमी में। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए कर रहे होंगे, जो कि हमारा जून में होने वाला है। तो आज की जो क्लास है, मैं वो एग्ज़ाम पेपर लेकर आई हूँ जो जनवरी में हुआ था। अभी जो 2025 दिसंबर का पेपर सोल्ड पेपर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप सभी को पैटर्न पता चल जाए। अगर जिन्होंने एक बार भी ये पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है या जो आगे देने वाले हैं और जिन्होंने पहले भी दिया है, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कैसे हम पेपर को एनालाइज करके अपने नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है हर एक टॉपिक से, हर एक रचना से, तो हमें उसका आइडिया इस पेपर के दौरान मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके मैंने सिर्फ आंसर हैं वो मेंशन किए हैं, और जो पेपर है काफ़ी लेंथी है वो। और तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जिनके अंदर है वही ये क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी कथन ज़्यादा पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही लंबा पेपर है। तो आज की जो पेपर है उसके अंदर मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूँगी और 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ताकि अच्छे से हमारा फोकस हो पाए और अच्छे से हम एनालाइज कर पाएँ कि किस तरह से रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ हमें अपनी कमियों को इम्प्रूव करना है, सुधारना है, और किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभी 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो ऐसा ही रहने वाला है, बस जो रचनाएं हैं वो बदल जाएंगी। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे, बस रचनाएं और टॉपिक बदल जाएगा। तो 51 से ही स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चन पेपर में हमारे एग्जाम में, और 51 ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, उसका रीजन है। तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और क्या एक दूसरे की व्याख्या ये सही करते हैं। तो ये इस तरह के जो अभिकथन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहला जो अभिकथन हमारा है, खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव सोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है और लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत ही संपन्न है और इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित भी किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा रीजन है, इसके अंदर लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। तो जैसे कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर ही आधारित हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो अभिकथन है ये इससे रिलेट करता है या आर जो कथन है, जो कारण है, वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो आंसर है हमारा, दोनों ही सही है और जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको ये दोनों ही सही हो चुके हैं। तो ये जो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क इसलिए करोगे क्योंकि आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है कि जो ये वाला आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है, और ये जो बातें हैं इनसे कोई और नया क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, बोली के बारे में, खड़ी बोली के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52। नेक्स्ट है, फूल के बेड़ा कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध और छोटी सी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डलिया और में भुरभुरे चने और या भुने हुए शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। तो ये पूछा है कि जो ये उपरोक्त पंक्ति है ये किस रचना से ली गई है। तो इस तरह से जो हम महत्वपूर्ण पंक्तियां कर रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी ही जाती हैं, इसलिए हर चीज़ पर हमें अच्छे से फोकस करना है। तो ये जो पंक्तियां हैं तो हमारे सिलेबस में लगी ठकुरी बाबा में से ये पंक्तियां ली गई हैं, तो आपको इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना है। इस तरीके से ही पंक्तियां पूछी जाएंगी, इसलिए जिस भी टॉपिक को करो उसकी पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट, जिनमें कि इनके टैग वर्ड हैं, तो उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है हर एक रचना को। तो ठकुरी बाबा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कहानियों में से कौन से अंश असत्य हैं।
तो यहाँ पे असत्य पूछा हुआ था, तो मैंने चारों ही जो इसके ऑप्शन थे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ये भी जो हमारी रचनाएं हैं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, उनमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो इसलिए ताकि हम इन पंक्तियों को अच्छे से कर सकें, ताकि हमें पता चल सके ये कौन कौन सी रचनाओं से हैं। इन्हीं रचनाओं से दूसरी पंक्ति पूछ ली जाए बाई चांस, तो सबसे पहले है, तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा और गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। तो ये पंक्ति है बिल्कुल सही, और ये है अमृतसर आ गया, ये कहानी से ली गई है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि असत्य कथन पूछा था। तो सेकंड जो पंक्ति है वो है हमारी, इस घटना को याद करके और पिता से प्रसन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर बैठने के लिए मना कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। तो ये जो पंक्ति है, अभी मैंने पिता कहानी आपसे डिस्कस की थी, मेरी लास्ट जो भी क्लास है पिता कहानी को आप जाके वहाँ पे देखिए। तो जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया है, तो पिता के जो बेटे थे वो हमेशा चाहते थे उनका पिता पंखे के नीचे आके बैठे और वहाँ जो भी सुविधाएं हैं उनको वो बरते, उनका यूज करे वो। तो वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो अपने पिता को मना करे। उसके बेटे सुधीर की बात यहाँ पर हो रही है, आप अच्छे से पता कर सकते हैं। इस तरीके से एनालाइज करके हमें पढ़ना है, ताकि हमें जो कहानी है या जो टॉपिक है उसके अंदर बताया क्या गया है और उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वो हमें देखने हैं। तो ये इस कहानी का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है। तो मना नहीं करता है, बल्कि वो आग्रह करता है कि उसका पिता आए, खिड़की से देखता है वो बाहर जब चारपाई लगा के सोता है, अंदर आके सोए उसका पिता। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो असत्य कथन था इसको भी मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को मैं डिस्क्राइब कर सकूं किस तरह से एनालाइज करना है हमें। जब कोई भी रचना पढ़नी है, इस तरीके से हमको उसके टैग वर्ड हैं, उसकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, करेक्टर के नाम, करेक्टर का जो मुद्दा है, वो हमें सब कुछ एनालाइज करके पढ़ना है। तो कोई भी पंक्ति हमारी गलत नहीं हो सकती है, और इससे हमें क्वेश्चन पेपर को जो भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का हमें तरीका भी पता चलेगा, स्टाइल पता चलेगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो ये दो पंक्तियां थी, ये वाली ठीक है, अमृतसर आ गया, इसमें बस यहीं पे गड़बड़ थी, क्योंकि वो सुधीर उसका बेटा आग्रह करता है कि उसका पिता अंदर आए और पंखे के नीचे सोए ताकि वो गर्मी में ना मरे। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था, कंकड़ी जल में जाकर स्थायी विवर फोड़ सकती, क्षण भर जल का समतल उलट पुलट कर इधर उधर से जल की तरंग में दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान रहने देती, कानों में कंगना कहानी की ये पंक्तियां हैं। तो इसमें जो हमारी जो मिस्टेक थी यहाँ पर थी, स्थायी विवर फोड़ सकती थी, तो यहीं पर मिस्टेक है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक पैटर्न बताना चाहा है, तो जब हम इस कहानी को करेंगे तो और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर इसमें गड़बड़ थी, इसमें कानों में कंगना, यहाँ पे स्थाई नहीं शायद अस्थाई हो सकता है, तो ये ही छोटी मिस्टेक थी। तो ये कानों में कंगना कहानी की पंक्ति आई है। तो ये एक असत्य कथन था, बस थोड़ा सा ही माइनर सा ही इसमें गलती छिपी हुई है। अदरवाइज ये भी अगर इसको स्थाई को हटा देंगे इस लाइन से हम, तो ये भी ठीक हो जाएगी हमारी पंक्ति। तो नेक्स्ट है कि विधवा झोपड़ी के भीतर गई और वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हो गया और उसकी आंखों से आंसू की जलधारा बहने लगी थी। तो एक टोकरी मिट्टी भर कहानी भी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ, और इसमें विधवा होती है एक, और उसकी एक पोती भी होती है। हमने ये कहानी डिस्कस कर ली है और ये बिल्कुल ठीक पंक्ति थी। तो आपको इस तरीके से मार्क करके रखना है। तो नेक्स्ट पंक्ति को किस तरीके से देखना है, तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। हमने अभी चीफ की दावत की जो कहानी करी थी उसमें भी उसकी माँ होती है, एक बार वो भी रोने लगती है, उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। तो इन बातों को ऐसे एनालाइज करके हमें रिलेट करके पढ़ना है। तो ये विधवा लिख दिया, झोपड़ी की बात आ गई, तो इसलिए हम इसको समझ गए। तो बाई चांस अगर ये वर्ड नहीं आते, तो ये जैसे सामनाथ की जो माँ थी उसकी भी व्यथा ऐसे ही थी, जब वो कोठरी में जाके चुपके से रोने लग जाती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है, मिर्जापुर से पेटराम की शिकायत शुरू हुई और उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है और चलने में झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस ने छोड़ा था। तो ये दुलाई वाली की पंक्तियां हैं और बिल्कुल ठीक पंक्तियां हैं ये। तो दुलाई वाली को जब हम करेंगे तो और उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सही पंक्तियां थी।
तो असत्य कथन सिर्फ इसमें 2 थे, जो कि पिता कहानी का और कानों में कंगना में बस माइनर सा थोड़ा सा ही उसमें नेगेटिव पॉइंट था और सब कुछ ठीक था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं और सही उत्तर बताना है हमें। फिर से अभी कथन वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहला है कि मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय में भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी इस कारण से उपर्युक्त पंक्तियां कहती है क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों को एक साथ ही छुटकारा चाहता है। मृत्यु ही उन दोनों को मिलन का सुख दे सकती है। तो ये हमारी जो पंक्तियां हैं इसका आंसर हो गया है कि दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये नाम आ गया है इसके अंदर ध्रुव स्वामिनी नाटक जो लगा हुआ है, तो इसे हम पता कर सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्तियां हैं और एज इट इज़ फिर से पंक्तियां पूछ ली गई हैं। तो हमें कितना पंक्तियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये अभी कथन में भी पूछ ली गई है और पंक्तियों को डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है। इस चीज़ पे फोकस करना, किसी भी आप रचना को टॉपिक को पढ़ते हो तो उसकी एक एक लाइन को आपको मार्क करके रखना है कि ये किससे जुड़ी हुई है, कौन किसको क्या बात कहता है। तो ये क्वेश्चन देखो फिर से हमारा अभी कथन में डाल दिया गया है और ये भी एक तरह से पंक्तियों की बात है, आपस में उनकी जो भी बातचीत है उसकी बात है ध्रुव स्वामिनी नाटक की। तो नेक्स्ट है, फिर से दोनों ही सत्य हैं इसके अंदर। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर से अभी कथन का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें है, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसके विभूति भी भावना मन में आ जाती है, तो उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती है। तो नेक्स्ट है ईट्स। देखो पता चल गया कि ईट्स की ये जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। ईट्स के मात्र 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा है। ईट्स के मात्र 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा है। एक तो ध्वनि प्रतीक है, दूसरा विचार प्रतीक है। पहले प्रकार के प्रतीकों को संवेगात्मक कहा गया है और दूसरे को बौद्धिक कहा गया है। तो ये जो भी पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उनके भी टॉपिक हमारे इसमें सिलेबस में लगे हुए हैं। तो ईट्स की रचनाओं की बात आ गई। ईट्स की जॉन ईट्स, शायद इनका नाम यही है। तो ये हम इंग्लिश में भी पढ़ चुके होते हैं ईट्स की रचनाओं को, तो और डिटेल में हिंदी में आगे पढ़ेंगे हम। तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सत्य दोनों ही हैं, दोनों ही कथन, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर खरा नहीं उतरता है, लेकिन ये दोनों ही ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि ईट्स ने मात्र 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है। कौन सा? एक है ध्वनि प्रतीक, दूसरा विचार प्रतीक। क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। इस तरीके से हमें पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बन सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है दोनों ही, लेकिन आपस में इनका जो आंसर पूछा है ये इसको सही से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इस तरह से एनालाइज करके हमें पढ़ना है। इनके अंदर से भी नए क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56, काव्य लक्षण से संबंधित कौन से युगम सही हैं। तो इसके अंदर जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्री हैं प्राचीन, तो उनके बारे में पूछा गया है, जैसे कि दंडी है, बाम है, ये इनके जो कथन थे सही पूछा है, ये सही थे। तो शरीरम तावदम इष्टार्थ व्याच्छिन्ना पदावली, तो बामे का है शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक थे। और नीचे इसके अलावा जो भी थे इनको भी मैंने इनके सामने ही लगा दिया है कि जो मम्मट का है तद दोर्शो शब्दार्थो सुगुणा वन लंकृति पुनः कवापी। तो वामन का है रीतिरात्मा कावश्य। तो दंडी का है शरीरम तावद इष्टार्थ वच्छिन्ना पदावली। तो रुद्रट का है ध्वनिरात्मा कावश्य। तो इस तरीके से आपको इनको तो बिल्कुल एक नोटबुक में सिर्फ अलग से जो पुराने हमारे काव्य शास्त्री हैं प्राचीन, उनके जो भी हैं रचनाएं या उनकी जो लिखी गई हैं, तो ये ज़्यादातर संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो इनको एज इट इज़ आपको याद करना है। अपने ऐसे नोट्स बनाओ जहाँ पर कि इनकी आप पहचान कर सको किस में किस चीज़ की बात की गई है, और हम डिटेल में इनके क्वेश्चन आंसर इनके टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, फिर से इसमें पूछा गया है। तो नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता हैं। वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभाव और उनकी पूर्ति के लिए ही
पूर्व क्रमानुसार मिलते हैं। तो उपरोक्त कथन मानस के हंस उपन्यास के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो रत्नावली, रामू, तुलसीदास। तो ये वाले उसमें ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये है तुलसीदास, यानी कि जो मानस का हंस उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये किस पात्र के द्वारा ये बात की गई है? तो जब हम मानस का हंस उपन्यास पढ़ेंगे तो फिर से पंक्ति का क्वेश्चन आ गया है। तो आप ये मार्क करके रखो कि पंक्तियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पंक्तियों से कितने क्वेश्चन बन चुके हैं? फिर से ये पंक्ति है मानस का हंस उपन्यास से, तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें एक तरफ से पंक्तियां पूछी गई हैं और दूसरी तरफ उनके निबंध के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर है पंक्तियां, फिर से पंक्ति आ गई हैं। तो ये सोचो कि हमें जो रचना पढ़नी है उसकी लाइन टू लाइन हमें पता होना चाहिए, किसकी बात कौन किससे कह रहा है, कौन से वो पात्र हैं आपस में, उनका मैटर क्या है, उस कहानी में उनका विषय क्या है, ये सब कुछ हमें याद करना ही है। तो सबसे पहली है कि ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। तो ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, जैसे कि शायद महारानी विक्टोरिया की ही बात हो रही है। और जैसा कि अब हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी हम पढ़कर आए हैं, उसमें भी महारानी विक्टोरिया का एक वाक्य आता है कि जिसको प्रोफेसर गज्जर ने उनकी प्रतिमा से काली माँ को धो दिया था। इस तरीके से रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलने वाले। और जिस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, हमें तैयारी ऐसे करनी है कि ताकि हम एग्जामिनर को फंसा सकें, कि हमारी तैयारी इतनी फुल होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर दे वो हमसे बिल्कुल आना चाहिए हमें। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है, सामने जो भी आंसर है मैंने सारे आंसर को ही मेंशन किया है आमने सामने, तो इनमें कोई भी गलत नहीं है। तो ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम में कब खाली हैं। तो ये भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी कहानी रचना पढ़ते हैं उनके अंदर जो गीत हैं या जो कविता की गई है या जो शायरी की गई है, कुछ भी है अंडरलाइन, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट मार्क करो, ऐसी चीज़ों को हमें। तो ये एक तरह से कोई शायरी सी लगती है जैसे पढ़ने में। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध की है। नेक्स्ट है, देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी। तो ये है कविता क्या है, निबंध की पंक्तियां हैं। तो जब हम इन्हें पढ़ेंगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ भी हमारा छूटेगा नहीं। तो नेक्स्ट है, जो कुछ खुद दिखावे सो लाचार देखना। तो शिव शंभू के चिट्ठे। अब शिव शंभू के चिट्ठे आ गए, शायद इसके अंदर भी वही मैटर है लॉर्ड कर्जन के उसके अंदर। तो अभी हम चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ के आए हैं, उसमें भी लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य किया गया है। तो इस तरीके से हमें रिलेट करके पढ़ना, शिव शंभू के चिट्ठे और चंद्रदेव से मेरी बातें, तो इनमें व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है कि भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है, कि तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती अहीं, जामे मार्ग प्रेम का सभे सराहे ताहीं। तो ये पंक्तियां है मलिक मोहम्मद जायसी की, क्योंकि इसमें एक अमीर खुसरो लगे हुए थे। तो अमीर खुसरो जी तो खड़ी बोली के थे, मलिक मोहम्मद जायसी जी अवधी भाषा की बहुत ज़्यादा वो माने जाते हैं। तो ये जो भाषा जिसका प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में, तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फिर से पंक्तियां पूछ ली गई हैं, एक तरफ फिर से निबंध आ गए हैं। जो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं अभी, तो पंक्तियों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी रचना पढ़ते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो पंक्तियाँ आ चुकी हैं फिर से, कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो राइट आंसर थे आमने सामने लिख दिए हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में और इसको हम जान पाएंगे। मेरे राम के भीजे मुकुटवा, तो इसको हम जैसे कि एक्सप्लेन करें तो मेरे राम का भीजे मुकुट भीग रहा है, तो निबंध से ली गई है, इसका तो हमें पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है कि माता बिन आदर कौन करे, उठ जाग मुसाफिर। और नेक्स्ट है, जो खुदा को देखता हो तो मैं देखता हूँ तुमको। मजदूरी और प्रेम की फिर से शायरी आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको मार्क करके रखना है कि कौन कौन सी पंक्तियों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों और उसकी विशेषताओं का मिलान कीजिए।
तो यहाँ पर राग दरबारी के जो उपन्यास के पात्र विशेषता बताई गई है और यहाँ पर उन पात्रों के नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पर है कि बेईमान, तो ये मुन्नू पात्र था। तो यहाँ पर भीखम खेवड़ी, तो बाबू रामा दीन था। तो जब हम इन रचनाओं को, उपन्यास को, राग दरबारी को पढ़ेंगे तब हमें ये सारा डिटेल में हम इसको पढ़ लेंगे। तो कान्हा पंडित राधेलाल और बीएससी पास है मास्टर मोती राम। तो जब हम इसके पात्रों को पढ़ेंगे, इस उपन्यास को, राग दरबारी को पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ आप लोगों को भी फोकस करना है और मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सब कुछ उस तरीके से ही पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया से संबंधित हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है हमें। फिर से पंक्तियों का क्वेश्चन आ गया, इसलिए हमें सोच लेना है कि हमारी पंक्तियां कितनी इम्पोर्टेंट हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या था, दफनाते समय भजन और गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद ही तेज हो जाती थी। तो इसमें सही था ये। तो वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांव में मशहूर था और देखने में बिल्कुल करिया बुजुर्ग लगता था। और नेक्स्ट है, उसकी इस विधा का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुश्ती होती थी। तो जो इस कहानी के अंदर मुर्दैया, तुलसीराम की आत्मकथा है, ये मुर्दैया, तो जो पंक्तियां थी उसमें सही ये थी और बाकी जो थी वो गलत थी। तो इस रचना को जब हम करेंगे, जब डिटेल में और भी हमें इसका पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में किस विशेषता का अभाव है। तो जो ऑप्शन थे, आकांक्षा, योग्यता, क्रम और संक्षिप्तता। तो इसमें योग्यता थी, यानी किसान लाठी से खेत जोतता है, इसमें किस चीज की वाक्य का प्रयोग हुआ है, यानी कि अभाव है योग्यता का। तो नेक्स्ट है, तो पुरुष का कार्य क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इस कारण पृथ्वीराज रासहु का उपजीव्य, पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासता उन्नति ही संकुचित करती है। तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है। तो इस तरह से कथन जो आएंगे उनका भी हमें डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कथन है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना की गई है, ये आलोचक हैं इन पंक्तियों के। तो जो आलोचकों के कथन है वो भी हम आगे करेंगे डिस्कस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगरेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के आधार पर निम्न रचनाकारों कवियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जो भी रचनाकार हैं ये, उनको पहले से, यानी जो सबसे पहले थे, तो बाद में हम इनके जो भी बर्थ डेट हैं वो हम इनकी देखेंगे, बर्थ ईयर और डेट। तो सबसे पहले थे चिंतामणि, फिर कुमारमणि, फिर देव, फिर रसिक गोविंद, फिर गवाल। तो इनका जो सही क्रम था वही मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो पहले से बाद में आए, पहले आए थे चिंतामणि। तो इस तरीके से आपको इनको लिख लेना है और एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस कीजिए, जाके इनको सर्च कीजिए और इनके जो भी ईयर हैं वो आप नोट करके इनके आगे लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमारे इस तरह के बनने ही वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66, हरियोदकृत प्रिय प्रवास की भूमिका कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें सत्य बताना है जो सत्य थे। तो प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है और उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है और यह सत्य है, किंतु लोक भाषा को सेवा करने का अधिकार सभी को तो है। तो ये दोनों सत्य कथन थे और बाकी थे असत्य, उनको मैंने छोड़ दिया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, इनसे और अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। तो ये पूछा गया था कि ये किस उससे ली गई है, रचना से। फिर से पंक्ति पूछ ली गई है, तो ये एक लेखक की डायरी से ली गई है। तो ये फिर से पंक्ति आ चुकी है। तो नेक्स्ट है हमारा, असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इसमें से कोई भी आदमी होता तो तुम्हारी जिंदगी में 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। यह संवाद आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष के द्वारा कहा गया है। तो ये पुरुष 4 के द्वारा कहा गया है। तो आधे अधूरे नाटक को जब हम पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों पे अवश्य ही फोकस करने वाले हैं। तो ये फिर से एक पंक्ति पूछ ली गई और पूछ लिया गया कि ये कौन कह रहा है।
तो नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन आ गया है फिर से, भारतेंदु के जाति विवेकनी सभा और सभे जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग्य है। काशी के पंडित जो कि लोभवश जाति व्यवस्था किया करते थे वे ही इसके लक्ष्य हैं। तो कारण है इसका, भारतेंदु युग में इस प्रकार को नाटकीय शैली का बड़ा ही प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी में लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया था। तो ये दोनों ही सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यानी जो इसमें बात है वो ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों बात अपनी अपनी जगह पे सही हैं दोनों। तो नेक्स्ट है हमारा फिर से कथन वाला आ गया है क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो जैसे कि अभी कथन है, सजनवा बैरी हो गए हमार सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो हाय करमुआ हाय करमुआ। तो नेक्स्ट है, इस गीत के गाने का भाव कारण यह है कि गायक इस गीत में उस सजनवा की याद में गा रहा है जो उसे अब नहीं मिल रहा। चिट्ठी को सब पढ़ सकते हैं, कर्म की कौन कहे। यानी चिट्ठी तो सब कह रहे हैं, तो यह छोकरा नाच का गीत है। तो ये छोकरा नाच जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो हमारी तीसरी कसम कहानी, ये तो उसमें से ही आया है। सजनवा बैरी हो गया हमार और चिट्ठिया हो तो करमवा हाय करमवा। तो ये वाला आप देखेंगे जाके, उसको क्लास को अटेंड कीजिए। वो तीसरी कसम मारे गए गुलफाम, जिसमें हीरामन है और हीराबाई है, तो ये उसमें से पंक्ति आ गई और अभी कथन और कारण आ गया, फिर से पंक्ति आ गई है। तो इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिए कि हमें पूरी जो भी हमारी कहानियाँ टॉपिक हैं उनकी लाइन टू लाइन सबको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो ये है तीसरी कसम मारे गए, छोकरा नाच आया है उसके अंदर, तो वो उसको गीत गा के सुनाता है हीराबाई को हीरामन। तो जाके उस रचना को एक बार करिए और आपको पता चलेगा इस तरीके से, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन पेपर अभी सोल्व किया है, आप सभी के साथ ही मैं भी इसको सोल्व कर रही हूँ। तो ये मैंने अभी अभी इसको, जैसे अगर हम पढ़ते हैं जिस तरीके से तैयारी करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो ये वो तीसरी कसम मारे गई गुलफाम का गाना है ये सजनवा। तो ये क्या है, ए आर और दोनों ही सही है, बिल्कुल ठीक है। छोकरा नाच, उसमें कई तरह के नाच की बात भी की गई थी, तो वो गीत गाता है बीच में, तो आर एक ही सही व्याख्या की गई है, तो दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। तो ये तीसरी कसम मारे गए गुलफाम की पंक्तियां हैं, गीत हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71, पात्र और रचना का सुमेलन कीजिए। सूची 1 को 2 से मिलाना है। फिर से एक तरफ पात्र आ गई है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं आ चुकी हैं। तो सबसे पहले है पात्र सरजू, तो माटी की मूर्ति का है ये। यहाँ पे जंग बहादुर स्मृति की रेखाएं हैं। यहाँ पर मुनेसर है, मुर्धैया से है। उपेंद्र नाथ है, आवारा मसीहा। सारे की सारी जो रचनाएं हैं वो हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, तो इनके ऊपर हमें खास फोकस करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित हैं। तो शिव मूर्ति की जो पंक्तियां थी वो हैं, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। तो ये पंक्तियां थी, उसमें 4 पंक्तियां दी गई थी, लेकिन जो शिव मूर्ति से संबंधित थी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई ये निबंध, तो हुनरमंदों से पूछे जाते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो रचना मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो, और आगे हम पढ़ेंगे तो पूरा हमारा कवर हो ही जाएगा। तो निम्नलिखित पंक्तियों को शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये फिर से शिव मूर्ति के बाद फिर से शिव शंभू के चिट्ठे का क्वेश्चन आ चुका है। पहले भी शिव शंभू का एक क्वेश्चन आया था पीछे चिट्ठे, जो कि इसमें महारानी विक्टोरिया की बात होती है, तो दिल्ली दरबार दर्पण की थी वो। तो शिव शंभू के चिट्ठे, फिर से ये बात आ चुकी है कि आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। तो पंक्तियों को सीक्वेंस में लगाना था, तो मैंने ये सारी सीक्वेंस में लगा दी हैं। तो दूसरे नंबर पर थी, आप माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन कीजिए। तो आपकी भारत में स्थिति की अवधि में 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो अब यदि आप कुछ दिन और रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका है। तो ये सीक्वेंस वाइज लाइन है, तो जिस भी रचना को पढ़ो तो सबको आपको पता होना चाहिए किसकी बातचीत किसके बाद चली थी और किसके बारे में क्या क्या कहा गया है।
नेक्स्ट है गोदान का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारा उपन्यास है, गोदान से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट है गोदान उपन्यास के पात्रों में उनकी विशेषताओं का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर फिर से पात्र लिखे गए हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं, यानी कि उनका चेहरा कैसा था, उनकी रूपरेखा रंग रूप कैसा था। तो होरी होरी था सांवला पिचका हुआ चेहरा, सोना थी सांवली सुडोल और प्रसन्न और चपल, और गोबर था सांवला लंबा इकहरा युवक, रूपा थी मैली ढीठ और रोनी। जब हम इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो इसके ऊपर हमें खास फोकस करना है कि किसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी के आधार पर। तो मैं आपको करवा चुकी हूँ ईदगाह कहानी। तो ईदगाह कहानी पर सम्मी ने मेले में क्या खरीदा था, तो ऑप्शन में चारों दिए गए थे। खंजरी था लेकिन, तो धोबिन भी खरीदी थी। सम्मी ने 2 खिलौने खरीदे थे कहानी के अंदर। ईदगाह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार जाके आप इस क्लास को अटेंड करें तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा और आपकी जो भी डायरेक्शन है वो दिशा आपको साफ दिखाई देगी अपने एग्ज़ाम के लिए, जीआरएफ के लिए, कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो इसकी धोबिन थी और वो कहता था कि धोबिन मेरे रोज़ कपड़े धो जाया करेगी, और एक खंजरी भी था। तो नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन और अभिकथन का कारण बताइए। तो फिर से अभिकथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थापना विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। तो नेक्स्ट इसका कारण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षक नहीं था, वे उनको देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। तो दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले ही देशगत परंपरा का एक प्रकार से उठ चुकी थी। तो दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं, इनमें से कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कई बार तो किसने किसके बारे में क्या बात कही, तो केशव और रामचंद्र के ये दोनों ही कथन है। तो इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए और इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको बनाइए, दोनों ही सही हैं। तो हिंदी निबंध के संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है। फिर से पंक्ति पूछ ली, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है से लिया गया निबंध से ली गई है। तो नेक्स्ट है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, और जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। फिर से पंक्ति पूछ ली गई है, तो उठ जाग मुसाफिर से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो उठ जाग मुसाफिर हम निबंध जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको हम रीड करेंगे। नेक्स्ट है, तो हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी गद्य का साहित्य रामचंद्र तिवारी की बात फिर से आ गई है। तो इसके अंदर क्या है कि पहले से बाद के क्रम में सबसे पहले है कृष्णकली। तो ये रचनाएं थी महाभोज, दिलोदानिश, मरजीवा और अंतरवर्षी। तो सिर्फ महाभोज ही हमारे सिलेबस में है, कृष्णकली हमारे में नहीं है, तो इसलिए अन्य रचनाओं पे भी हमें फोकस करना है। जो भी हमारे रचनाकार हैं उनकी अन्य जो रचनाएं हैं तो इनको हम ईयर के साथ डिटेल में बाद में करेंगे। दिलो दानिश मोस्ट इम्पोर्टेंट, मरजीवा तो ये महाभोज हमारे लगा हुआ है, नाटक भी है और एक उपन्यास भी है। तो नेक्स्ट है कि 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा। तो प्रेमचंद घर में से उद्वर्त उपरोक्त पंक्तियां कौन से उपशीर्षक से ली गई हैं। तो उपशीर्षक की बात हो गई है, तो फिर से पंक्ति पूछ ली गई है, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी द्वारा लिखा गया रचना। तो यह सन 14 की बात है, इस उपशीर्षक से ली गई है। तो नेक्स्ट गोदान का फिर से क्वेश्चन आ चुका है, गोदान का एक हो चुका है। तो गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है। तो गोदान की रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष है, करुणा है, सहानुभूति है, ट्रेजिक अंत में बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती, गहरा असंतोष उमड़ता है, घुमड़ता है और तंत्र के प्रति। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हैं, संतुलन की बात इसमें बताई गई है, संतुलन बेजोड़ है। गोदान सच में ही एक महान रचना है, एक महाकाव्य भी बताया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद करनी है। आलोचनात्मक जो भी आलोचकों के कथन है वो भी हम बाद में इनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है हमारा, पंक्तियाँ
एवं अलंकार का मिलान करना है। तो इस साइड में हमारी पंक्तियाँ दी गई हैं और उस साइड में मैंने ये जो सही आंसर था उसी को मैंने मेंशन किया है, अलंकार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर है कि 5 महावर दिन को नाइन बैठी आए, तो फिरी फिरी जानी महावरी एड़ो मिड़ती जाए। तो यहाँ पर है भ्रांतिमान अलंकार की बात कही गई है। तो असमानस चख चाही भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, तो यमक अलंकार है। तो अनिहारे धीरज दृग्नि किति न दरुनी समान, वे नैना और कछु जिही बस हो जा होत सुजान। तो अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। तो मनो कठिन आंगन चलो ताते राते 5, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो नेक्स्ट ये एज इट इज हमें याद करने हैं। तो जब भी हम पंक्तियां याद करेंगे तो मैं आपको अलंकार भी एक बार डिटेल में करवाऊंगी ताकि आपको पहचान हो जाए किस तरीके से अलंकार की पहचान की जाती है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी जयशंकर प्रसाद के कौन से सर्ग से उद्वर्त की गई है। तो पहेली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा है बनकर अनजान। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की ये पंक्तियां हैं तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। तो कामायनी से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको भी आपको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84। तो उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में निम्नलिखित में से टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया था। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है पंडित गौरी दत्त शर्मा के बारे में। तो एज इट इज हमें इनको याद करना है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ फिर से पंक्तियां आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा रचनाकार आ चुके हैं। तो नाद न बिंदु रवि न शशि मंडल, तो ये रचनाकार हैं सरहपा की ये पंक्तियां हैं। गंगा जमुना मोझेर बहरनाई, तो ये डोम्पीपा की हैं। क्रा तरवर पंच विडाल चंचर चिए पठियो काल, लुइपा की हैं। तो हेरी यो मेरी तैला बाड़ी खम खसमे समतुल्ला, तो सर सबरपा की हैं ये पंक्तियां। तो एज इट इज हमें इन्हें याद करना है। जब भी हम अपने प्राचीन काव्य शास्त्रियों को याद करेंगे तो उनमें हम इनको डिटेल से करेंगे। तो नेक्स्ट है विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। ये कथन निम्न में से किसका है। हीगल का है, एक ईट्स का आया था, एक हीगल का है। जो भी पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं तो ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, हीगल का ये कथन है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87। फिर से एक पंक्ति आ चुकी है कि मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण को बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली। उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ये उपरोक्त पंक्ति मैं नीर भरी दुख की बदली, ये हमारी कविता से ली गई है जो कि हमारी सिलेबस में लगी हुई है। फिर से पंक्ति पूछ ली गई तो पंक्तियों पर चाहे कविता का पार्ट है, नाटक का है, कहानी है, उपन्यास है, सब पे फोकस करना है, पंक्तियों पर खास फोकस कीजिए। तो नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से फिर से हमें अभिकथन आ चुका है। अभिकथन 1 है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है, स्वतंत्रता, समता तथा भ्रात भाव। तो मैंने उसका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध को शिक्षाओं से किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात लिखी थी कि मैं पैदा हिंदू में हुआ हूँ लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। तो अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वहीं पे अपने शिक्षक बुद्ध की बात वो कहते हैं कि उनकी शिक्षाओं से ही मैंने अनुसरण करके ये सब सीखा है। तो कारण है इसका डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताओं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। तो ये तो रॉन्ग बात हो गई। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पश्चिमी ही क्रांति का नहीं भारतीय दर्शन का उनके ऊपर बहुत प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियों को रचनाकारों से सुमेलन करना है। फिर से पंक्ति आ चुकी है फिर से। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरह से छपा हुआ है, कैसे बनता है। तो आगे रचनाकार है, यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। श्रुति क्यों न हो प्रतिकूल जो स्थल वहीं प्रक्षिप्त है विपिक्त से,
तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं ये। तो हम दंप में आपाद मस्तक लिप्त हैं, प्रशस्त शाखा तरु वृंद की उन्हें प्रतीत होती उस हस्त तुल्य थी। नभ सागर के अंत स्थल में जैसे छिप जाता है महामेन, मृद मस्त लहर में फेनोपम तारागण झिलमिल हुए दीन। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों में शाश्वत सिंगार स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। तो सबसे पहली जो पंक्तियां हैं हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ये हमारी जो पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय की हैं, और नभ सागर में ये हमारी पंक्तियां हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और स्वर्ण की सुषमा सब साभार धरा तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। तो इनकी जो भी हमारे सिलेबस में दी गई है रचनाएं उनको हम खास तैयार करना है, पंक्तियां वहाँ से भी आ रही हैं। तो नेक्स्ट है भारतीय काव्य शास्त्रों सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारतीय काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी के में आए हुए भारतीयों का, तो सबसे पहले मैंने ये सीक्वेंस में ही लगा दिए हैं। तो दंडी थे पहले, सबसे पहले, फिर उद्भट, फिर धनंजय, फिर महिम भट्ट, फिर जयदेव। हैजिटीज याद करना है। तो नेक्स्ट हमारा 91 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। तो उपरोक्त पंक्ति प्रसाद जी के किस नाटक से ली गई है? ध्रुव स्वामिनी। फिर से पंक्ति पूछ ली गई है। अब आप फोकस कीजिए, एनालाइज कीजिए क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है हमारा। तो ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कानों में कंगना कहानी में प्रयोग के आधार पर प्रकृति के वर्णन को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई थी जिनको हमें सीक्वेंस में लगाना है कहानी के अनुसार। तो ये आगे पीछे दी गई थी तो मैंने सीक्वेंस में लगा के यहाँ पर बता दी हैं। तो बरसात की रात रिमझिम बूंदों की झड़ी, चांदनी का मेघों से आंख मुंदोवल खेलना, बिजली का काले कपाट से बार बार झांकना, बादल का मरोड़ से बार बार चिल्लाना। तो ये ऐसे ही सीक्वेंस में थी। फिर से पंक्तियां पूछ ली गई हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करनी है सारी रचनाएं। तो कविता क्या है निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है। तो ये हमारे फिर से पंक्तियां आ गई हैं, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो नेक्स्ट है कि नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें शामिल कौन नहीं थे? ओम प्रकाश शामिल नहीं थे, ये रॉन्ग आंसर था। लेकिन जो इसमें शामिल थे वो हैं धर्मवीर भारती, रघुवंश और बृजेश्वर वर्मा शामिल थे। नेक्स्ट है यह धरती एक चरागाह है, जिसकी घास जितनी ही रोंदो उतनी ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो बकरी नाटक में ये जो पंक्ति है, फिर से पंक्ति आ गई, ये किस पात्र ने कही है? तो ये करमवीर के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है त्रासदी के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो त्रासदी जो कि हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्री लगे हुए हैं, तो त्रासदी अरस्तु का है। ये अरस्तु ने ही लिखा है, ट्रेजेडी का जो भी उनका काव्य है। तो त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती और अभिनय नहीं, तो पाठ्य होने में उसका प्रभाव घट जाता। तो ये असत्य था, बाकी जो सब सत्य थे, क्योंकि डिटेल में जब इस त्रासदी को, ट्रेजेडी को, अरस्तु के इस हम वाक्य को हम पढ़ने वाले हैं, उसके महाकाव्य को, तो जब पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे हम आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। आधे अधूरे नाटक के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? कि महेंद्र भी एक आदमी है और जिसने अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र का अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। तो इसमें सत्य कथन पूछे हैं। फिर से पंक्ति है नाटक के आधे अधूरे के बारे में, तो ये कथन जो था ये बिल्कुल सत्य है। आधे अधूरे नाटक की जो सेकंड कथन सत्य है, उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कह लेने दो, मुझे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठाक नहीं जानता।
तो ये दोनों ही बात ठीक थी। फिर से पंक्तियां ही आधे अधूरे नाटक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन है। तो कथन है हमारा अभिकथन, उर्वशी और पुरुरवा की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है, किंतु उस सूक्त से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई थी। नेक्स्ट है इसका कारण। तो उर्वशी काव्य में आधार पर अनंत पुरुरवा और उर्वशी का मिलन हो जाता है, तो जिसके पश्चात वह सदा के लिए साथ रहते हैं और उनके क्षण भर के वियोग में भी सूचना नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो ए सही है और आर गलत है, तो इसको आप गलत मार्क करें क्योंकि वो अंत में तो बिछड़ जाते हैं। तो ये वाला जो अभी कथन है हमारा सत्य है और ये इसकी व्याख्या बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सत्य ही नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर हमारी आत्मकथा दी गई है और उसके सामने इनके रचनाकारों के नाम लिखे गए हैं। तो एक कहानी यह भी हमारे ही सिलेबस में लगी हुई है, तो ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी रचना है उनकी। तो अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है, जो कि हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो अन्य जो इनकी रचनाएं हैं वो भी हमें याद करनी होंगी। और शब्द काया सुनीता जैन की है, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमारी कंप्लीट होते हैं कि महाभोज नाट्य रूपांतरण में पात्र और उनकी भूमिका का मिलान करना है। तो यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और सामने जो उन्होंने भूमिका निभाई है महाभोज नाटक में, तो वो उनके रोल दिए गए हैं। तो नरोत्तम ने क्या निभाया था, प्रेस के रिपोर्टर बने थे वो। जब हम महाभोज नाटक को पढ़ेंगे तो हमें सब डिटेल में याद हो जाएगा। तो मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल थे, दत्ता साहब मसाल साप्ताहिक के संपादक थे, भवानी मसाल का सहायक संपादक था। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और पूरा जो एनालाइज किया है मैंने, मेरे हिसाब से हमें हर एक रचना को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनकी पंक्तियों को खास ध्यान फोकस करना है। उनमें से पंक्तियों के अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में जो भी रचना पढ़े उनके पात्र पर खास फोकस करना है, वो क्या काम करते थे कहानी में, उनका रंग रूप अगर बताया गया है उसको डिटेल में आप फोकस करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव बात क्या है उसको आपको फोकस करना है। कथन भी पूछे जा रहे हैं, मिलान में भी पूछे जा रहे हैं और इनके सत्य असत्य कथन में भी पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनालाइज मैंने किया है, जो भी रचना पढ़ो उसकी पंक्तियों पर खास फोकस, पात्र पर खास फोकस करना है, उनके काम पर, उनके रोल पर आपको फोकस करना है। और यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 50 क्वेश्चन मैं कल आपके लिए क्लास लेकर आती हूँ, तो तब तक आप अपने पेपर को पैटर्न देख सकते हैं इसका। तो ऐसा ही हमारे जून में भी आने वाला है, तो इस तरीके से ही हमें अपनी तैयारी करनी है। जो मैंने क्लास अपलोड कर दी है तो उनको आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्राइब किए हैं या क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई हैं। तो आप उन क्लासेस को जाके देखिए ताकि आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सीख सको। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी इससे मिलेगा और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता चलेगा। और जो बार बार दे चुके हैं या कई बार दे चुके हैं उनको अपनी कमियों का पता चलेगा कि कमी हमारी कहाँ पे है, हमें किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है और फोकस करना है। इसलिए शॉर्टकट कोई भी नहीं है, डिटेल में ही पढ़ाई करनी होगी। जिस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है डिटेल में ही पढ़ना होगा जो भी पढ़ना है। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन, तो कल नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन इसके और हम करने वाले हैं। फिर से हम हमारी जो कहानियाँ बची हैं वो क्लास फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो एनालाइज कीजिए कहाँ पे आपकी कमियां हैं, उनको आप ढूंढिए और उनको इम्प्रूव कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कामयाब जरूर हो जाएंगे। थैंक्स।